मैं हूं अदिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वेव्स की सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ सके। हमारे पास यूनिवर्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो वेव्स की शक्ल में होती है। उनमें एक खास किस्म की वेव्स को हम रेडियो वेव्स कहते हैं और आज हम रेडियो वेव्स को स्टडी करेंगे। रेडियो वेव्स हमें कुदरत में मिलती हैं, इसे नेचर बनाती है और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया हेनरिच हर्ट्ज ने 1888 में, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें पता चला कि रेडियो वेव एग्जिस्ट करती है। लेकिन पहली ट्रांसमिशन रेडियो वेव से मार्कोनी ने की। उन्होंने पहले बहुत छोटे लेवल पर ट्रांसमिशन की और उसके बाद उन्होंने अटलांटिक ओशन के अक्रॉस रेडियो वेव की ट्रांसमिशन की। मैं यहां पर यह बताता चलूं कि रेडियो वेव्स की कुछ खसूसियात हैं। उनमें सबसे पहली खसूसियत यह है कि ये लो पावर लो एनर्जी वेव्स होती हैं और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मार्कोनी ने जो रेडियो वेव्स जनरेट की थी वो आज हजारों सितारों से दूर जा चुकी हैं स्पेस में और वो मुसलसल ट्रेवल करती जा रही हैं। 1920 में दुनिया का पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन बना जो कि पिट्सबर्ग अमेरिका में कायम किया गया और आपको यहां पर नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा बैलून है जो कि ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सिर्फ रेडियो वेव्स हम जनरेट नहीं करते, बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, वो भी रेडियो वेव्स को जनरेट करती हैं और वो वेव हम रिसीव करते हैं। जब हम वो वेव्स रिसीव करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है इन हिडन गैलेक्सीज के बारे में। रेडियो वेव्स हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से भी हम तक आ रही हैं और इसका सबसे पहले हमें बताया कार्ल जेंस्की ने। कार्ल ने हमें एक रेडियो टेलीस्कोप दी जो कि दुनिया की पहली रेडियो टेलीस्कोप थी, जो मैंने आपको यहां पर दिखाई है। यह रेडियो वेव्स को कैप्चर करती है और हमें कायनात के बारे में बताती है। रेडियो वेव्स बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी। उनकी वेवलेंथ एक पानी की बोतल से लेकर दुनिया से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो रेडियो वेव्स इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। इसीलिए रेडियो वेव्स को जब हम कैप्चर करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो हमें बहुत बड़ी टेलीस्कोप्स की जरूरत होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेडियो वेव्स को इकट्ठा कर सकें। मैंने आपको यहां पर एक टेलीस्कोप दिखाई है जिसे एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। इससे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप चाइना में बन रही है जिससे फास्ट ऑब्जर्वेटरी कहते हैं और इस ऑब्जर्वेटरी की जो लेंथ है, जो डायमेंशंस हैं, वो 500 मीटर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स बना रहे हैं ताकि बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स हमारे पास आएं और उनको कैप्चर करके हम अपनी कायनात को स्टडी कर सकें। इसके साथ साथ हम एक और टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं जिसे एरे टेक्नोलॉजी कहते हैं। एरे, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के पैराबोलिक रिसीवर्स को एक एरे की फॉर्म में लगा देते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की रेडियो वेव्स को डिलेज के साथ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर सपोज मैं आपको लेके चलूं मैक्सिको में, तो वहां पर आपको मिलेगी VLA जिसमें 27 पैराबोलिक डिश एंटीनास लगाए गए हैं और वो आसमान के एक खास हिस्से को स्टडी करते हैं। तो सपोज अगर मैंने यहां पर इस हिस्से को स्टडी करना है तो यहां से आने वाली रेडियो वेव्स हो सकता है इस डिश एंटीना पर पहले पहुंचे और इस एंटीना पर थोड़े डिले के साथ पहुंचे। इस डिले की वजह से हमें बहुत ज्यादा अच्छे इमेजेस और इंफॉर्मेशंस मिलती है। जो चीजें एक एंटीना नहीं देख पाता वो मुख्तलिफ एंटीना मिलकर पैरेलल में काम करते हुए हमें दिखाते हैं। रेडियो वेव्स के जरिए हमें बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई। मसलन पल्सार, एक ऐसा सितारा जो कि जगमगाता रहता है जिसे नॉकिंग स्टार भी कहा जाता है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं और इसको हमने जाना रेडियो वेव्स को रिसीव करके। इसी तरीके से हम प्लाज्मा क्लाउड्स को भी रेडियो वेव्स के जरिए
जान सके। अगर मैं क्वासार्स की बात करूं तो उनकी भी जानकारी हमारे पास रेडियो वेव से आई जो कि उनसे जनरेट होती है। सूरज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन अगर आप इन ब्लैक डॉट्स को देखें तो ये वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और टेम्परेचर कम है। इस वजह से यहां पर मुख्तलिफ किस्म की लूप्स भी बनती हैं और इन लूप्स की वजह से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं जो कि हमारे पास जमीन पर आती हैं, जिन्हें हम रिसीव करते हैं। लेकिन सिर्फ सूरज से ही रेडियो वेव्स जनरेट नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ प्लेनेट से भी रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे जुपिटर को देख रहे हैं और अगर आप इसके पोल्स की तरफ देखें आपको मुख्तलिफ कलर्स नजर आएंगे। जुपिटर भी रेडियो वेव जनरेट करता है और उसको हम रिसीव करते हैं। यहां पर मैंने आपको रेडियो एमिशन दिखाई है जमीन की भी, जुपिटर की भी और सन की भी। तो आप देख सकते हैं कि जो सन की रेडियो एमिशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि जुपिटर की उसके बाद और जमीन की जो रेडियो एमिशन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। हम अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पर एक बहुत ही खास किस्म की रेडियो टेलीस्कोप बनाई जा रही है जिसमें हम स्पाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन छोटे छोटे रेडियो रिसीवर्स को हम स्पाइडर्स कहते हैं और एक टाइल में, यहां पर मैंने आपको एक टाइल दिखाई है, इसमें 16 स्पाइडर्स होते हैं, जबकि 128 ऐसी टाइल्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रखी गई हैं। इन टाइल्स के जरिए हम रेडियो वेव्स को रिसीव करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की रेडियो वेव्स हर तरफ से स्पेस से हमारी तरफ आ रही होती हैं, तो ये रिसीवर्स उनको रिसीव करते हैं और इनका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये हम किसी भी यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं। इनमें एक सिंपल रेडियो एम्पलीफायर लगा होता है जो कि हमें टीवी ट्रांसमिशन में आम मिलता है। उनके जरिए हम आने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और उसके बाद उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। यहां पर आप देखें दो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस से हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं और उनको हम मल्टीप्लेक्स करके इकट्ठा करके आगे भेज रहे हैं, जहां पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसको हम एसके ऑब्जर्वेटरी कहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। यहां पर मैंने आपको एक और इमेज दिखाया है एसके ऑब्जर्वेटरी का जिसमें आप मुख्तलिफ टाइल्स देख सकते हैं। यह भी एक रेडियो टेलीस्कोप है और इसके जरिए हमने कायनात की एक तस्वीर बनाई जो कि रेडियो स्पेक्ट्रम से ली गई है, यानी कि जितनी भी रेडियो वेव्स हम तक पहुंचती हैं कायनात से, उनके जरिए ली गई इंफॉर्मेशन के जरिए हमने ये प्लॉट हासिल किया है, बनाया है और इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। बल्कि आप देखें तो बिग बैंग की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। मैं यहां पर आपको रेडियो वेव्स की क्लासिफिकेशन बताता जा रहा हूं और यहां पर उनकी प्रॉपर्टीज भी। मसलन हम लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की तरफ चलते हैं जो कि 30 से 300 किलो हर्ट्ज के बीच में होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, 1.5 मीटर है और ये लॉन्ग वेव रेडियो एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो छोटी होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और हमारे पास जो ट्रांसमिशन एरिया है वो छोटा होता जाएगा वेवलेंथ के कम होने की वजह से। मीडियम फ्रीक्वेंसी जिसे हम एमएफ कहते हैं वो 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज। इसी तरीके से हाई एचएफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको यहां पर दिखाई है, वीएचएफ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी दिखाई है, फिर यूएचएफ और एसएचएफ। आप तमाम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं कि वो किस किस हिस्से में कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती हैं, उनकी वेवलेंथ्स देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो कहां कहां पर इस्तेमाल होती हैं। मसलन क्या वो एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो में इस्तेमाल होती हैं या शॉर्ट वेव में इस्तेमाल होती हैं या वो एफएम में यूज होती हैं, टेलीविजन में, रेडार सिस्टम में। तो रेडियो बैंड अगर आप डिटेल में देखें तो आपको बहुत छोटे छोटे उसके हिस्से नजर आएंगे और इन छोटे छोटे हिस्सों में हम मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए और इमेज की ट्रांसमिशन के लिए। वेरी लो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से 3 से 30 किलोहर्ट्ज तक, 30 किलोहर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक आपको लो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। फिर आपको हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जिसे यूएचएफ कहा जाता है, फिर एसएचएफ कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आपको इस स्पेक्ट्रम की सब डिवीजन्स नजर आ रही हैं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसमिशन करते हैं। वो भी आपको यहां पर दिखाई गई हैं कि कौन सी एप्लीकेशन कौन सा बैंड यूज करती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन यहां पर होती है नीचे की तरफ होती है बैंड में, उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और उनकी बैंडविड्थ भी कम होती है और उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बैंड में इस तरफ जाएंगे तो जो यहां पर ट्रांसमिशन हो रही है उसकी उस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी रेंज कम होती जाएगी। अगर आप एंटीना से उसको ट्रांसमिट करेंगे तो वो बहुत कम
फासले पर जाकर खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जब भी हम रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, क्योंकि रेडियो वेव्स में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इसलिए हम सिग्नल को सबसे पहले तवानाई देते हैं, एनर्जी देते हैं और उसको बूस्ट अप करते हैं। इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहां पर मेरे पास एक सिग्नल है और उसको बूस्ट अप करने के लिए मैंने उसको एक कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उसकी पावर भी बढ़ गई। इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहा जा सकता है, इसको फेज मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। फिर हमारे पास और टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। तो इन तमाम टेक्निक्स का एक ही बुनियादी मकसद होता है कि इस लो पावर सिग्नल को हाई पावर बनाया जाए और उसके बाद एंटीने के जरिए इसको ट्रांसमिट किया जाए। जब हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो नॉइज इस पर एक्ट करती है और इसको डिस्टॉर्ट करती है, इसको खराब करती है। दूसरी तरफ रिसीवर हमारे पास एंटीना है, वो इसको रिसीव करता है और फिर हम इससे कैरियर वेव निकाल लेते हैं जिसने इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी होती है। इस तरह हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल वापस आ जाता है और हम इसको डीमॉड्यूलेट कर देते हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम है किसी भी रेडियो वेव को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। हमारी एनवायरमेंट भी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। हम अगर अपने एटमॉस्फेयर को देखें तो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे कि जमीन से अगर हम ऊपर जाएं तो ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। अगर मैं थर्मोस्फेयर को देखूं तो इसको आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आयंस मौजूद होते हैं और इसको हम फर्दर मुख्तलिफ लेयर्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें डी लेयर भी है, ई लेयर भी है, F1 लेयर भी है, F2 लेयर भी है। ये सारी की सारी लेयर्स आयनोस्फेयर की लेयर्स हैं। क्योंकि इनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए जब भी रेडियो वेव्स इनकी तरफ जाती हैं तो लो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स निकल जाती हैं, आगे ट्रेवल कर जाती हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और वो वापस जमीन की तरफ आ जाती हैं। इस तरीके से हम आयनोस्फीयर की मदद से भी ट्रांसमिशन दूर दूर तक कर सकते हैं। यही वो वजह है कि रात को हमें दूर के स्टेशन भी रेडियो पर सुनते हैं और उसकी वजह यह है कि जब भी मैं रेडियो की ट्रांसमिशन करता हूं तो वो 40 मील तक जा सकती है। और दिन में जब ट्रांसमिशन हम करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं रिसीवर तक सिग्नल लेके जाने के। एक सिग्नल तो सीधा रिसीवर की तरफ जाता है लाइन ऑफ साइट में, और दूसरा सिग्नल ऊपर की तरफ जाता है और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होता है और वापस आता है, तो वो भी रिसीवर को मिल जाता है। लेकिन रात को मौसम के चेंज होने की वजह से डी लेयर रिफ्लेक्ट नहीं करती रेडियो वेव्स को, ई लेयर करती है। इस वजह से ये सिग्नल बहुत ऊपर तक जाता है और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो ये ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट होता है। हमें रेडियो स्टेशन ज्यादा दूर तक सुनते हैं, जबकि दिन में उनकी ट्रांसमिशन इतनी ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अगर हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के बीच में कोई पहाड़ी है या कोई रुकावट है तब भी रेडियो वेव्स पहुंच जाएंगी रिसीवर के पास, क्योंकि अगर लाइन ऑफ साइट या सीधा रास्ता ब्लॉक है तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं आयनोस्फीयर से, तो वो यहां से वो जाएंगी और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होते हुए वो हमारे रिसीवर तक पहुंच जाएगी, हालांकि उनके बीच में बहुत बड़ी रुकावट थी। रेडियो वेव्स जैसे कि नाम से जाहिर है रेडियो में यूज होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस में रेडियोज आते हैं। इसी तरीके से हमारे मोबाइल में भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं इनकी ट्रांसमिशन में, टीवी में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है उनकी ट्रांसमिशन में, और रेडार्स भी रेडियो वेव पर बेस करते हैं। इसके साथ साथ वायरलेस नेटवर्क्स में भी रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे घरों में और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हमारी जिंदगी रेडियो वेव्स के बगैर नामुकम्मल है। अगर रेडियो वेव्स खत्म हो जाए तो हमारी जिंदगी में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेडियो वेव्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव्स और उनकी एप्लीकेशंस को अपने आने वाली वीडियोस में।